नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में माटी के मूर्ते जो राम अक्षर बेनीपुरी द्वारा लिखा गया संस्मरण है, जिसके अंतर्गत 12 छोटे-छोटे संस्मरण दिए गए हैं। पहला संस्मरण रजिया, जो हमने पिछले वीडियो में उस पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में उनका दूसरा संस्मरण, जिसका नाम है बलदेव सिंह, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम बलदेव सिंह पर बात करने वाले हैं, या बलदेव सिंह जो संस्मरण रामअक्ष बेनीपुरी ने लिखा हुआ है, जिस पर बात करने वाले हैं। अब ये बलदेव सिंह ये संस्मरण शुरू करने से पहले माटी के मूर्ते इसमें आया हुआ ये दूसरा संस्मरण है। और बहादुर एक बलदेव की यह जीवनी है, क्योंकि इसका विषय जानना हमें बहुत ज़रूरी लगता है। क्योंकि जब हम संस्मरण देखते हैं तो संस्मरण में एक छोटी सी कथा आती है। जिस कथा को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके बाद उससे हमने क्या सीखा या उसका विषय क्या था, यह भी जानना बहुत ज़रूरी लगता है। बहादुर इसलिए कहा गया है कि वो बहुत ही शूरवीर है, ताकतवर है, मददगार है और वह एक पहलवान है। और एक पहलवान की धोखे से हत्या कैसे होती है, यह हम इसमें देखते हैं। वीर बलदेव सिंह की ये कहानी है और एक पहलवान की कथा है बलदेव सिंह। ठीक है, तो कथा को या इस संस्मरण को शुरू करते हैं। यह कथा जैसे कि आप जान चुके हैं कि बलदेव सिंह नामक एक पहलवान की कथा है। इनकी यह जीवनी भी हम कह सकते हैं। ताकतवर है, शूरवीर है। इस बलदेव सिंह को गांव के नवयुवक बहुत चाहते हैं और ये नवयुवकों के बहुत चाहते भी रहे हैं। बलदेव सिंह के पिता की भरी जवानी में मौत हो गई थी, तब बलदेव सिंह बहुत छोटे थे। उनकी माँ ससुराल छोड़कर मायके में उसको लेकर आ गई और वहीं पर रहने लगी। जब बलदेव जवान हुए और बंगाल में किसी राजा के दरबार में वो पहले पहलवानी का काम किया करते थे। उससे उन्हें काफ़ी पैसा मिला, मान सम्मान मिला। लेकिन जब उन्हें अपनी पुश्तैनी जो ज़मीन थी, वह ज़मीन उनको याद आई और पुश्तैनी ज़मीन पाने के लिए या अपने गांव की याद आने के कारण वो गांव आ गए। वे अपने पिता के गांव वापस आए। लेखक ऐसा लिखते हैं कि जब बलदेव सिंह गांव में आए थे तो सारा गांव एकदम से खिल उठता है। सबको खुशी होती है कि बलदेव सिंह गांव लौट कर आए हैं। 2 बरस बाद जब गांव के लोगों को मिलने का मौका लगा या मिलने का मौका मिला, तब वह लेखक से कहता है या उनके मामा जी से कहता है बलदेव कि मैंने बहुत बड़ी दुनिया देखी है, लेकिन अब मैं ननिहाल में रहना चाहता हूँ। अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन है वहीं रहकर मैं घर संभालना चाहता हूँ, अपनी ज़मीन संभालना चाहता हूँ, अपने लोगों के साथ या अपने लोगों की सेवा कर ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ऐसा वो बलदेव सिंह कहता है। बलदेव सिंह गांव में रहने वाले जो लोग हैं, बलदेव सिंह की ये बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। उनका घर पहले बहुत खंडहर हो चुका था, क्योंकि बलदेव सिंह वहाँ नहीं रहते थे। उसको बलदेव ने पुनः सजाया, पुनः खड़ा किया। गांव में बलदेव सिंह का एक अखाड़ा उन्होंने खुलवाया था, जहाँ पर कुश्तियाँ होने लगी थी। अलग अलग गांवठी जो खेल होते हैं, वो खेल भी खेले जाने लगे थे, जिसमें गदका है, लाठी चलाना है, या पट्टेबाजी है, या कुश्ती है। ऐसे खेल भी वहाँ पर खेले जाने लगे। बलदेव सिंह की बहुत बड़ी शिष्य मंडली रह चुकी है और शिष्य मंडली बन गए थे। लेखक ने बलदेव सिंह के शरीर का वर्णन भी किया हुआ है, जैसे पैरों में बूट जो बंगाल से उन्होंने लाया था, कमर में धोती जिसे कच्चे की तरह अजीब ढंग से वे पहनते थे, लंबा कुर्ता और गर्दन की बगल में सोने की छोटी छोटी ठोस ताबीज़ों की माला थी और सिर पर कलंगीदार मुरेठा यानी पटका। और शरीर में ताकत बहुत थी, पर स्वभाव जैसा उनका बच्चों की तरह था, जैसे निर्विकार हो। चेहरे पर हमेशा उनकी हंसी रहती थी। सबके साथ जैसे नम्रता के साथ या नम्रता से वो पेश आते थे। लेखक ने यहाँ एक बात कही है हमारे लिए कि यह वह समय था जब हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहते थे। और लेखक के गांव में ताजिया बना था जब लोग एकत्रित होकर उसमें शामिल होते थे और तरह तरह के खेल भी खेलते थे। इस खेल में जैसे आधी रात बीत जाती थी, लोग उसी में व्यस्त रहते थे। उस खेल में एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ और एक दिन पहलगाम या
पहलवान का दिन रहता है और गांव से दूर से राजपूतों की बस्ती में रन सजता था ये। और उसको देखने जवान, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब लोग, आसपास के पड़ोसी लोग भी आ जाते थे या जमा होते थे। वातावरण उसमें प्रसन्न रहता था। कहीं कुश्तियाँ खेली जाती, कहीं मेंढे लड़ाए जाते, दर्शकों की कमी नहीं होती थी। कभी कभार मेलों में भी ऐसा होता है, जानवरों की लड़ाई होती थी। ये सब हो रहा था, तभी अचानक हो हल्ला की आवाज़ें आने लगी और बलदेव सिंह का क्रोध हम जब देखते हैं, या जानवरों की लड़ाइयाँ होती है, ये सब हो रहा था। लेकिन आवाज़ें अचानक आने के कारण बलदेव सिंह का जैसे ही क्रोध इन्होंने देखा बड़ा हुआ था, वे साक्षात भीम का अवतार लग रहे थे, क्योंकि ताकत उनके पास बहुत है और सबके बीच में खड़े थे। उनका लाठी मार के साथ झगड़ा हो गया था, दोनों गुटों में हनामारी हो रही थी। तभी मामा जी ने चिल्लाकर बलदेव सिंह को चुप रहने की सलाह दी। तब बलदेव सिंह कहते कि चाचा जी, आप मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं ज़रा बता देना चाहता हूँ कि लाठी क्या चीज़ है। यानी दो गुटों में, यानी दो विचारों में वहाँ पर कुछ झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बलदेव सिंह भी बहुत गुस्से में क्रोधित हुआ जाते थे। लेखक के मामा जी उस झगड़े को सुलझाने में मदद करते हैं। मामा जी के बीच में पड़ने से थोड़ा सा झगड़ा शांत होता है और बलदेव सिंह और उनकी विजय हो चुकी थी, अर्थात लेखक के गांव की विजय हुई थी। लेखक ने अपने आंखों देखा ये किस्सा उन्होंने सुनाया है, जो बलदेव सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। ये उनके यादों में रहे हैं बलदेव सिंह। जहाँ से बलदेव सिंह आते वहाँ की विजय पक्का होती थी। झगड़ा सुलझाने के लिए बलदेव सिंह को गांव के ही लोग नहीं, बाहर के पड़ोसी लोग भी बुलाया करते थे। बिशुनपुर एक गांव है, जो दो क्षत्रिय भाइयों का एक आम के पेड़ के कारण झगड़ा हो रहा था। दोनों भाइयों का कहना था कि वह आम का जो पेड़ है वो उसके हिस्से में गया है। आम का पेड़ हर साल बहुत सारे फल देता था। दोनों भाई एक दूसरे की जान के जैसे दुश्मन बन बैठे थे। एक दिन तय करके दोनों भाइयों ने आमने सामने जाने का एक प्रयत्न किया या इशारा दिया। सोमवार के दिन एकत्रित आना था। बलदेव सिंह को दोनों के तरफ से निमंत्रण था और निमंत्रण आने लगे। जो पहले आए बलदेव सिंह के पास, बलदेव सिंह उनको वचन दे देते हैं और बलदेव सिंह बड़े भाई के साथ आ गए थे। लेखक एक दर्शक जैसे होता है, जो देखने का काम करते हैं, वो थे और वो बनकर देख रहे थे कि झगड़ा हो रहा है आम के पेड़ के पास दो गुटों में। एक गुट के साथ बड़े भाई के साथ बलदेव सिंह खड़े हैं उनके अपने शिष्य मंडली को लेकर, और दूसरा जो छोटा भाई है अपने लोगों को लेकर खड़े हुए हैं। बलदेव सिंह अपने शिष्यों सहित आम के पेड़ पर जाकर पेड़ हिलाने लगते हैं और बलदेव सिंह अपने जो पेड़ हिलाते हैं तो आम के नीचे, पेड़ के नीचे आम गिरने लगते हैं और दोनों गठों में झगड़ा हुआ। किसी का सिर फूटा, किसी की गर्दन टूटी, किसी का हाथ टूटा, कुछ लोग घायल भी हुए और बड़े भाई के हिस्से में ये पेड़ चला गया। झगड़ा इतना बड़ा कि पुलिस भी आ गई। पुलिस के चक्कर में बलदेव सिंह को आने नहीं दिया घर वालों ने और बड़े भाई ने बलदेव सिंह को जाने के लिए कहकर वह संभाला। लेखक ने यहाँ पर एक बात हमें बताई है कि ऐसे ही बल, ताकत और शक्ति से बहादुर शूरवीर पहलवान और सबकी मदद करने वाले बलदेव सिंह की आज लाश उनके सामने खड़ी थी। यह लाश देखी जा रही है। एक बार तो मन में आता है कि ऐसे बहादुर व्यक्ति को कौन मार सकता है और ये कैसे मर सकते हैं, पर कुछ निर्दयी कायर व्यक्तियों ने उनकी हत्या की थी और वह भी धोखे से। उनके शरीर को मार मार कर इतना खराब कर दिया था कि वो पहचानने भी लायक न रहे। जिस शरीर को देखकर सब लोग दुआ मांगते थे, पत्नियां ऐसा पति पाने की लालसा करती थी, नौजवान ऐसा शरीर धन कमाना चाहते थे, बड़े बूढ़े सब लोग आशीर्वाद देते थे, ऐसे व्यक्ति को छल से किसने मारा होगा या किसने हराया होगा, ये प्रश्न चिन्ह था। और आगे इस प्रश्न का उत्तर भी लेखक देते हैं। दरअसल ये ऐसा हुआ था कि एक दिन एक विधवा, जो विधवा नारी थी, अपने छोटे से बच्चों को लेकर बलदेव के या बलदेव सिंह के पास आ जाती है, क्योंकि बलदेव सिंह की बहुत बहादुरी की कथा उसने सुन रखी थी और बलदेव सिंह की मदद मांगने के लिए वो उनके गांव आ जाती है। उसका एक छोटा सा बेटा था। उस स्त्री के अबलापन का और उस बच्चे का फ़ायदा उठाकर पट्टीदारों ने उसका धन एवं उसकी सब ज़मीन जायदाद जो है एक एक करके हड़प ली थी।
जब पट्टीदारों को मालूम हुआ कि वह स्त्री किसकी मदद या किसी की मदद मांगने जा रही है, तो उन्होंने उसे गाली देते हुए कहा था कि जा अपने लिए एक नया शौहर या पति बुला ला। उस क्षत्राणी को बहुत गुस्सा आया। वह याचना भरे स्वर में बलदेव सिंह के पैरों में गिरकर सब हाल सुनाती है और अपनी मदद करने की याचना करती है। बलदेव सिंह उसकी मदद करके उस गांव में जाते हैं अपनी शिष्य मंडली के साथ, और उसकी एक एक करके सभी ज़मीनें जो पट्टीदारों ने ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में करवा ली थी, वो सब अपने कब्ज़े में करवा लेते हैं और उस स्त्री को देते हैं, न्याय दिलाते हैं, वापस करवा देते हैं। पट्टीदारों का डर खत्म करते हैं। गांव के कुछ लोग बलदेव सिंह का साथ भी देते हैं। बलदेव सिंह के शिष्य मंडली एक एक करके, अब उनको लगता है कि खतरा टल गया, एक एक करके सब लोग वापस आ जाते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि अब बहुत दिन हो गए हैं और विधवा की पूरी ज़मीन भी मिल गई है, अब पट्टीदार भी पीछे हट गए हैं, तो अब यहाँ रहने से क्या मतलब। तो शिष्य मंडली एक एक करके आ रही थी। बलदेव सिंह जी अगले सुबह वापस ही आने वाले थे, और जब सुबह शौच के लिए बाहर निकले तब सारा गांव नींद में सो रहा था। और बलदेव सिंह की रोज़ की आदत थी, सुबह उठकर गांव के बाहर बहुत दूर तक वे चले जाते। जब तक खतरा था अपने साथ एक एक कोई ना कोई शिष्य मंडली रखते थे और शिष्यों को लेकर जाते थे, और कुछ न कुछ हथियार भी रखते थे। पर अब खतरा टला है ये समझकर वे उस दिन अकेले गए थे और निहत्थे गए थे। एक नीची खाई में जब वे सोच के लिए बैठे कि उनके सिर पर एक वज्र का लाठी का प्रहार हुआ, जैसे बेहोश हुए हो, तुरंत उठकर लौट आए और उसी प्रतिवार से उन्होंने उन पर वार करना चाहा, पर दुश्मनों ने टोली बनाकर एक साथ एक के बाद एक वार किया और उनके शरीर को घायल किया। लेखक ने कहा है कि जिस तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, और उसी तरह बलदेव सिंह भी उन पट्टीदारों के चक्रव्यूह में फंस गए थे और उनकी मौत हो जाती है। जिस शेर को गाँव वालों ने बड़े बहादुरी से खेलते देखा है, दूसरों की मदद करते देखा है, आज वह बेसहाय घायल होकर शांत उनके सामने एक विद्रूप स्थिति में पड़े हुए हैं। यही इस संस्मरण का अंत है। अब ये बलदेव सिंह की मौत के बारे में पट्टीदारों के कारण ही हुई होगी, लेकिन लेखक ने इस संस्मरण का यहाँ पर अंत किया है। बलदेव सिंह की मौत के बाद या उनके अंत के बाद एक बहादुर जो सबकी मदद करने वाले बलदेव सिंह की ये वीर गाथा भी हम कह सकते हैं, जो बड़ी बहादुर से लोगों के लिए जीते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऐसे बलदेव सिंह की मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। तो ये संस्मरण लेखक ने बलदेव सिंह नाम से लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये संस्मरण कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।